आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, और एक स्पेशल एडिशन रहेगा आपकी CAPF एनालिस्ट सीरीज का, जिसके अंदर हम इंडियन एक्सप्रेस की वे न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो सिर्फ CAPF एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, CAPF एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस होगी। आज कोई नैरेटिव नहीं रहेगा, डायरेक्ट मैं जो है आप लोगों से वो न्यूज़ डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन न्यूज़ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से दिए जाएंगे इस साल और कितने दिए जाएंगे। उसके साथ हम देखेंगे सेकंड पार्ट में थिएटराइजेशन ऑफ कमांड, उसके साथ हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे शांति एक्ट के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियर जो रूल्स थे उसमें क्या क्या चेंजेस दिए गए थे, उसके साथ कौन से वो 2 एक्ट थे जिसको सबस्यूम किया गया था शांति एक्ट के अंडर। फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो है हम देखेंगे, जहाँ पे रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है और उसमें जो रशिया का जो पोर्ट है वो टारगेट किया जा रहा है बाय यूक्रेन, और उधर से रशिया टारगेट कर रहा है एक यूक्रेन का पोर्ट ओडेसा। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइबर रिलेटेड न्यूज़ है, और एक टनल कोलैप्स हो गई थी आपकी, उसमें 22 लोग फंस गए थे और उसको उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस जो है इन्वॉल्व है। CSF उसमें है, BSF है, ITBP है, और उत्तराखंड की स्टेट पुलिस है और NDRF है। राइट, ये हमारी कुल मिला के कुछ 6 न्यूज़ रहेंगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले न्यूज़ है इस साल 78 अवार्ड दिए जाएंगे। 78 अवार्ड वुड बी गिवन दिस ईयर। इसमें से 13 जो अवार्ड है पोस्टमसली दिए जाएंगे मरणोपरांत। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेसिपिएंट आर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज एंड CAPF। 13 अवार्ड्स आर पोस्टमसली दिस ईयर एंड 9 कीर्ति चक्रा दिए जाएंगे वो पोस्टमसली, एंड 1 बार टू शौर्य चक्रा, एक शौर्य चक्रा भी, और 19 शौर्य चक्रा और 1 पोस्टमसली। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 बार्स टू सेना मेडल और 36 सेना मेडल दिए जाएंगे, और 9 सेना मेडल नेवी से रिलेटेड और 5 वायुसेना मेडल आपके एयरफोर्स से रिलेटेड। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी सेपरेटली जो है 1057 पुलिस एंड डिफेंस पर्सनल को अवार्ड देने की बात कही है, मेडल देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पे देखिएगा 141 मेडल जो है लेती है, हाईएस्ट एवर बाय एनी स्टेट पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और JNK पुलिस ने 38 गैलेंट्री अवार्ड जो है इनको मिलेंगे, और CRPF को 20 मिलेंगे। राइट, इसके बाद यहाँ पे देखिए गैलेंट्री अवार्ड वैसे साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे पर और दूसरा इंडिपेंडेंस डे पर। उसके साथ यहाँ पे देखिए द अवार्ड्स एंड ऑनर जो है CAPF एग्जाम में लगभग जो है 46 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2009 से 2026 के बीच में पेपर 1 में। अब 3 नाम जो आपको याद करने हैं, पहला है लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज फ्रांसिस, 21 पैरा SF से हैं, मणिपुर में है, और कीर्ति चक्रा इनको मिलेगा। मेजर जितेंद्र राठी 2 पैरा SF कीर्ति चक्रा, और हवलदार गजेंद्र सिंह 2 पैरा SF कीर्ति चक्रा, इनको पोस्टमसली मिला है। और इसके साथ कुछ गैलेंट्री अवार्ड की हायरार्की देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। उसके साथ पीस टाइम में अशोक चक्र है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इट इज इक्वलेंट टू परमवीर चक्र जो कि वॉर टाइम में होता है। कीर्ति चक्र है सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है आफ्टर द अशोक चक्र, और 9 अवार्ड इस साल दिए जाएंगे कीर्ति चक्र के। शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, 9 अवार्डेड दिस ईयर, 1 पोस्टमसली। और उसके बाद अब बार second or subsequent award of the same decoration to the same person, 1 bar to the शौर्य चक्र this year। इसका मतलब ही है second और subsequent award of the same decoration to the same जो है पर्सन, मतलब अगर दिया जाए तो उसको ये बार बोलते हैं, बार। राइट, उसके बाद यहाँ पे देखिए अ रूल दैट डिसाइड एवरी क्वेश्चन। गैलेंट्री अवार्ड अगर आप देखोगे वॉर टाइम आता है, और सर्विस मेडल पे भी क्वेश्चन आते हैं, वॉर टाइम और पीस टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। वॉर टाइम मैंने बता दिया कहाँ पे है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताऊं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम की बात करें तो अशोका चक्र एंड कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। सर्विस मेडल की बात करें तो सेना, नौसेना एंड वायुसेना। उसके बाद ये आपको पता चल गया इस साल कितने दिए जाएंगे, 78 गैलेंट्री अवार्ड, 9 कीर्ति चक्र है उसमें, 19 शौर्य चक्र है, 13 पोस्टमसली दिए जाएंगे, और 1057 पुलिस मेडल दिए जाएंगे। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी मेंशन है, आई विल नॉट गो डीप इनटू इट। अब यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज फ्रांसिस, अब इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड, इसके पीछे जो है पूरी की पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ही असोल्टेड टीम कमांडर, असोल्ट टीम कमांडर ऑफ असोल्ट टीम कमांडर ऑफ अ पैराशूट रेजिमेंट एलिमेंट इन मणिपुर हु बिल्ड एन इंटेलिजेंस नेटवर्क टू डिसमेंटल एनी इंसर्जेंट ग्रुप। तो ये इनके जो वर्क है इनके बेसिस पे इनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। मेजर जितेंद्र राठी, अ मिशन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स इन द किश्तवाड़ रीजन, मैन्यूवरिंग अंडर होस्टाइल फायर टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट हाइड आउट। उसके बाद हवलदार गजेंद्र सिंह, एन इंटेलिजेंस ट्रूप हवलदार हु ऑन 18 जनवरी 2026 री एंगेज टेररिस्ट इन द किश्तवाड़ जंगल डिस्पाइट प्रोफाउज ब्लीडिंग एंड स्कम्ड ऑन साइट ऑल्सो। उसके बाद मेजर आदित्य प्रताप सिंह अंडर ऑटोमेटिक ग्रेनेड फायर ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर ऑन 5 जुलाई 2025।
उसके बाद कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी पता होनी चाहिए, कौन कौन से थिएटर डोमिनेट करते हैं कहाँ कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बेल्ट यहाँ पे। उसके बाद स्पेशल फोर्सेज यूनिट 21 पैरा, सब 2 पैरा, 4 पैरा, राष्ट्रीय राइफल बटालियन। तो यहाँ पे जो लोग पोस्टेड हैं, फोर्सेज जो स्पेशल फोर्सेज में पोस्टेड हैं, और इनमें बताया गया किन किन कौन कौन सी पोस्टिंग या फिर थिएटर या फिर फोर्सेज डोमिनेट कर रही हैं इन गैलेंट्री अवार्ड्स को लेने में। उसके बाद 1 मैरीटाइम साइटेशन एंड दैट सिंगल केस इज द रिमाइंडर दैट गैलेंट्री इज नॉट अ काउंटर इंसर्जेंसी, इट इंक्लूड नॉन कॉम्बेनेंट रेस्क्यू एट सी ऑल्सो। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंस डे पे दिया गया है, रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, और इंडिपेंडेंस डे आप देखोगे 2026 में 78 दिए गए हैं इस बार। और यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और यहाँ पे कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं जैसे जानने के लिए जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडल ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है, अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट इन द नेम ऑफ कांग्रेस। यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया क्रॉस फॉर वॉर टाइम वैलर एंड जॉर्ज क्रॉस फॉर सिविलियन एंड नॉन कॉम्बेंट गैलेंट्री। उसके बाद द 2 लैडर स्ट्रक्चर इंडिया यूजेस, एक तो वॉर टाइम हो गया, एक पीस टाइम हो गया, ये हमने जो है ब्रिटिश मॉडल को ही थोड़ा कॉपी किया है। आगे चलते हैं। अब इसको PYQ से एक बार कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पिछले अगर आप देखोगे 20-25 सालों के अंदर किस तरह के क्वेश्चन CPF में आते हैं गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड। पहला है 2025 में क्वेश्चन पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। उसके बाद 2016 में क्वेश्चन पूछा था पेपर 1 में CPF के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूबेदार मेजर फतेह सिंह इज और आर करेक्ट, उनके बारे में 2 स्टेटमेंट थी। 2019 में क्वेश्चन आया था पेपर 2 का, इंपॉर्टेंट है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग, राइट। इस हिसाब से आपको जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब प्रीलिम रिलेटेड आप लोगों के सामने ये फैक्ट है भाई, ये प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट है, आपको आने चाहिए। प्रीलिम्स कह रहा हूँ पेपर 1, तो पेपर रिलेटेड जो है ये आपके सामने फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं। फाइटिंग एज वन फोर्स इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के ऊपर आपके सामने न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि CPF में इस बार क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो 2026 में आया था। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था इस बार, रिव्यूइंग इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटजी इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग एक्सटर्नल थ्रेट। तो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी जो है किस हिसाब से चेंज होनी चाहिए इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो ये जो है अब ये मुद्दा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की हम बात कर ही रहे हैं, और क्या हम एक फोर्स, कंबाइंड फोर्स बन के हम लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इंडियाज प्लान टू रिकॉग्नाइज इट्स मिलिट्री अंडर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इज रिपोर्टिंग टू बी एंटरिंग अ डिसाइसिव फेज। देखो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है 3 हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, याद रखना। और अभी तक जो अगर हम देखें, एक अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड, वो डिफरेंट है, थिएटर कमांड इज डिफरेंट। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में बहुत सारी इंटर सर्विस राइवलरी हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑपरेशनल कुछ इश्यूज़ हैं, उसके साथ वहाँ पे देखोगे रिसोर्सेज को कैसे शेयर किया जाएगा, प्रमोशंस कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है अभी कंबाइंड तरीके से देखा जा रहा है, और फाइनल स्टेज पे है उसको एक ग्रीन सिग्नल देने में। उसके बाद थिएटराइजेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में क्लियर रखते हैं, राइट। कि सपोज हमें पर्टिकुलर एनिमी कंट्री के ऊपर जब वॉर टाइम सिचुएशन हो, तो हमारा ये उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर ये ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें हासिल करना है। उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ये लॉजिस्टिक चाहिएगा, ये हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव हमें मिलेगा। अब आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं, आपको एयरफोर्स सपोर्ट बाद में करेगी, नेवी बाद में करेगी, आर्मी एक तरफ से आएगी, उसमें एक सिंगल कमांडर होगा जो कि सब चीज़ों को देख रहा होगा। तो थिएटराइजेशन का मतलब है प्लेसिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कैपेबिलिटी इन गिवन थिएटर अंडर वन ऑपरेशनल कमांड। और इसके साथ यहाँ पे देखिए, पैरेलल फीचर डिस्क्राइब द आर्मीज ओन शिफ्ट टुवर्ड्स ड्रोन ऑल्सो। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो अब आर्मी ये कह रही है कि अब हमें जो है, जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो अब हमें ड्रोन्स हमें खुद यहाँ पे परचेज करने चाहिए। उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और न्यू फॉर्मेशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। उसके साथ यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ये टाइमलाइन रही है CDS बनाने की, थिएटराइजेशन करने की। 15 अगस्त 2019 को सबसे पहले, ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे PM ने अनाउंस किया था, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फ्रॉम द रेड फोर्ट होने वाला है। 2019 में CDS पोस्ट बनाई गई। उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये क्रिएट किया गया। 2023 के अंदर एक नया एक्ट आया, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट वॉज एनेक्टेड, एंड दैट एक्ट गिव्स कमांडर ऑफ ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओवर पर्सनल ऑफ ऑल 3 सर्विसेज। यहाँ पे जो कमांडर होंगे उनको जो है अथॉरिटी होगी तीनों सर्विस के पर्सनल के ऊपर, कि इनको वो जो कमांड दे सकते हैं, राइट। उसके साथ यहाँ पे देखिए जो की टर्म्स हैं आपको आनी चाहिए, पेपर 2 में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, प्लस आपके इंटरव्यू में ये टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो मैं कंबाइंड तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ CPF में, इंटरव्यू में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो कहीं भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, थिएटराइजेशन, इसका मतलब होता है प्लेसिंग ऑल 3 सर्विस एसेट इन ए थिएटर अंडर वन ऑपरेशनल कमांडर रादर देन सेपरेट सर्विस
चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एयर सपोर्ट चाहिए और आर्मी आगे मूव कर रही है एंड यू आर आर्मी कमांडर, और उसके बाद आपको एयर सपोर्ट चाहिएगा, तो यू हैव टू कॉल टू द कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उनसे आपकी बात होगी, फिर वो आपको सपोर्ट भेजेंगे। इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, और जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है या फिर फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है वो नहीं हो पाता। तो इसमें सिंगल कमांडर होगा हर एक लॉजिस्टिक पे, चीज़ों पे सबका एक ही कमांडर का कंट्रोल होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। उसका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब बनाया गया? 2019 के अंदर। इट इज़ हेडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उसके बाद इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है विच गिव्स अ जॉइंट कमांडर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओवर ऑल 3 सर्विसेज। फिर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आता है। अब ब्रिगेड प्लस, देखो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ अवर फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, राइट। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का जो आइडिया सोचा था, ये ब्रिगेड प्लस होगी सेल्फ कंटेन्ड कंबाइंड आर्म फॉर्मेशन डिजाइन टू मोबिलाइज एंड स्ट्राइक फास्टर देन अ फुल डिवीजन। तो ये आपका इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है। अब जॉइंटनेस क्या है? जॉइंटनेस में सर्विस की प्लानिंग होगी, जॉइंट ट्रेनिंग एंड फाइटिंग टुगेदर होगा, थिएटर कमांड एक्सप्रेस इट द ISO एक्ट इट इज लीगल बेसिस। ये सब चीज़ें देख लीजिए। जॉइंटनेस का मतलब है सारी फोर्सेज आपस में प्रैक्टिस करेंगी, ट्रेनिंग करेंगी, राइट, फाइटिंग टुगेदर, ऑल दोज थिंग्स। अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन एंकल देखे इसके अंदर, आर्टिकल 53 क्लोज 2 है विच वेस्ट सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज बाय लॉ एंड डिफेंस, जो एंट्री है यूनियन लिस्ट में आती है, पता होना चाहिए। डिफेंस की जो है यूनियन लिस्ट में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट सब्जेक्ट है, वो लिस्ट 2 में आती है, स्टेट लिस्ट में। द ऑपरेटिव स्टैचू ऑफ जॉइंटनेस इन द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड एक्ट 2023 which solved a real problem before it. A commander could not exercise discipline over personnel of a service than other than his own. तो इसके अंदर ये जो है एक जो प्रॉब्लम थी हमारी थिएटराइजेशन होने से पहले, कि ये कमांडर जो है दूसरी फोर्स को जो है जो भी पर्सनल होते हैं उनको कमांड नहीं कर सकता, लेकिन ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 के अंदर जो सिंगल कमांडर होगा उसकी बात जो है जो पर्सनल होंगे उस कमांड के अंदर जो आएंगे उनको माननी पड़ेगी, राइट। और इसके बाद ये चीज़ें आपको पता चल गई थिएटराइजेशन से फ़ायदा क्या होगा। सिंगल कमांडर होंगे, जो हमारे आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको हम जुडिशियल यूज़ कर पाएंगे। जॉइंट लॉजिस्टिक एंड कॉमन प्लानिंग होगी। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो है, अब ये नहीं होगा सिर्फ लैंड बॉर्डर पे आपकी लड़ाई छिड़ गई तो लैंड पे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। फ्यूचर जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो लैंड, सी, एयर, साइबर और स्पेस, इन सारे डोमेन्स के अंदर एक ही टाइम पे लड़े जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि थिएटराइजेशन में क्या क्या अड़चने आ रही है। पहले तो एयरफोर्स की कंसर्न है, जैसे एयरफोर्स कह रहा है कि हमारे यहाँ पर वैसे ही स्क्वाड्रन कम बची हैं और डिवाइड अगर इनको फर्दर करेंगे तो दैट विल रिस्क देयर एबिलिटी टू कंसंट्रेट देम ऑल्सो। कमांड एंड प्रमोशनल स्ट्रक्चर 3 सर्विसेज का कैसे होगा, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी इशू है। उसके बाद रिफॉर्म यहाँ पे देखिए, ये ट्रांजिशन रिस्क रहेगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम चला आ रहा है उसको एकदम से आप जो है एक इतना बड़ा रिफॉर्म ला रहे हो, तो इसमें ट्रांजिशन रिस्क भी है, राइट। उसके साथ मेन निचोड़ ये है कि थिएटराइजेशन एक नया हेडक्वार्टर नहीं होगा, ये याद रखना। ये एक चेंज है, कौन कमांड करेगा एक वॉर के टाइम। दिस इज वाई द लीगल क्वेश्चन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओवर अनदर सर्विस पर्सनल एक्ट 2023 इसलिए लेके आया गया कि एक कमांडर जो है तीनों फोर्सेज के पर्सनल जो उस कमांड के अंडर आएंगे उसको वो कमांड कर सकता है, राइट। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। डायरेक्टली आ जाते हैं दूसरे देशों में क्या 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 चला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कॉम्बेटेंट कमांड्स बाय ज्योग्राफी एंड फंक्शन है द मॉडल मोस्ट साइटेड फॉर इंडिया के लिए यही बनाया गया था। उसके बाद चाइना में PLA रीऑर्गेनाइज इनटू 5 थिएटर कमांड इन 2016। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, परमानेंट जॉइंट हेडक्वार्टर रन ऑपरेशंस जॉइंटली ऑल्सो। उसके साथ इंडिया में अभी तक क्या हुआ है, अंडमान एंड निकोबार कमांड है, 2001 में बनाई गई थी, पहली ट्राई सर्विस ज्योग्राफी कमांड है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, 2003 में बनाई गई थी, जो न्यूक्लियर वॉरहेड की डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2019 में बनाया गया, और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023। इसीलिए जो है जो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, रिव्यूइंग इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटजी इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग एक्सटर्नल थ्रेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस तरह से हमारे थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया चाइना का, ये भी अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं, 5 थिएटर कमांड बना चुके हैं। और इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, हम जो पहले स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रखते थे, अब हम जो है अटैक करते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्ट्रेंट में ही चले हुए हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वी विल ओनली डू रिस्ट्रेंट ओनली, नहीं। नाउ इट इज़ बेसिकली चेंज इनटू रिटेलिएशन, राइट। आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसके साथ जो PYQs जो है आपको करेक्ट करने चाहिए पेपर 1 के अंदर। पहला है 2025 में पूछा था CFF पेपर 1 में, क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज नॉट करेक्ट। और उसमें जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, द मिनिस्ट्रीज इंटरनल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर क्रिएटेड इन 2019,
राइट, इस हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन दिए गए थे। उसका 2015 में सीएपीएफ में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2026 में क्वेश्चन था रिव्यूइंग इंडिया से डिफेंस स्ट्रेटजी इन द लाइन ऑफ इवॉल्विंग एक्सटर्नल थ्रेट। राइट, आगे आते हैं, एक थर्ड न्यूज़ है आपकी, द कैमरा इन द कारगिल कॉकपिट। इसका मतलब देखो ये है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है, सफ़ेद सागर, ये नेटफ्लिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्री आई है साहब, अब इससे रिलेटेड जो है न्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस टाइम जो इतना डिफिकल्ट मिशन था इंडियन एयरफोर्स ने उसको अंजाम दिया, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे ऑपरेशंस के अंदर। एक फ़ोटो रखी भी था उसमें कि यहाँ पे हमारे फाइटर्स उड़ रहे थे और वो ऊपर से हवा से फ़ोटो ले रहे थे, ठीक है, आसमान से। तो भाई कौन कौन सी उसके अंदर एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था, कौन सी स्क्वाड्रन इन्वॉल्व थी, तो इसमें फ़ोटो रखी के अंदर स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरो, कहाँ पे है गोल्डन एरो? अम्बाला के अंदर है, हरियाणा में, अम्बाला हरियाणा। तो उसको कमांड कौन कर रहे थे उस टाइम, गोल्डन एरो को, जो बाद में एयर मार्शल आई थिंक धनुआ साहब भी बने थे। तो उसके बाद यहाँ पे 17 गोल्डन एरो ये इन्वॉल्व थे इन रेकी ऑफ द पाकिस्तानी पोस्ट एट हाई एल्टीट्यूड। उसके साथ यहाँ पे टैक्टिकल रेकी वाज फ्लोन बाय MiG-21 यूजिंग द स्पेशल कैमरा विनिटन 751 कैमरा, जिसकी 3 इंच की फोकल लेंथ थी। इसका मतलब ये है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ले सकता था लो लेवल से। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो MiG-21 को हम बाय बाय कह चुके हैं, अब जगुआर और सुखोई 30 हम उड़ाते हैं। और इसके साथ हम देखिए मेन काम ये था फोटो रेकी का, एनिमी पोजीशन को मैप करना, लोकेट करना टारगेट को फॉर लेटर स्ट्राइक्स, और अगर स्ट्राइक्स हो गई हैं तो उसके बाद जो है डैमेज देखना कि एक्चुअल में क्या डैमेज हुआ है, इमेजिनरी लेके आना वहाँ से फॉर मिशन प्लानिंग रूट्स एंड कोऑर्डिनेट, एंड इट कैन ऑल्सो लोकेट द रैकेज ऑफ मिसिंग एयरक्राफ्ट। राइट, और क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर ये सारा आपके सामने लिखा गया है, विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। अब इसके साथ जो है क्वेश्चन 2022 में पूछा था PYQ का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट और HAL तेजस, इसके बारे में क्वेश्चन आपका 2022 में CPF में आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं क्यों कराता हूँ, ताकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम जो न्यूज़ कर रहे हैं, इससे आपको पता लगे कि हम सही ट्रैक पे हैं, जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही है, ये आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद पेपर 1 एक और क्वेश्चन था 2014 के अंदर, विच और व्हाट वाज द नेम गिवन टू द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट एवर डे नाइट फुल कॉम्बैट एंड फायर। तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन पराक्रम उसका नाम था। उसके बाद आते हैं 2023 में पेपर 2 का ही जो क्वेश्चन था, इंडियन आर्म फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन 2023 में। तो जब मैंने इसको यूट्यूब पे डिस्कस किया है, आप चैनल में जाओगे तो उसमें जब आप ये ऐसे का नाम लिखोगे इंडियन आर्म फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, वहाँ पे मैंने कारगिल के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे वो ऑपरेशन हमारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन दिखाता है, नॉट ओनली द कारगिल वॉर बट आल्सो 1984, 1971, राइट, 19 इवन 65 विद पाकिस्तान। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे द गलवान वैली ऑल्सो, दीज वर ऑल द एक्शंस और डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, क्रिएशन ऑफ CDS इन 2019, ठीक है। और उसके बाद जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड वाला जो बिल आया 2023 के अंदर आया था, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, राइट। और ये प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये आपको करने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हु मे सेल इंडिया अ रिएक्टर, इंडिया को रिएक्टर कौन सेल कर सकता है, राइट। कुछ शांति एक्ट के अंदर जो है कुछ चीज़ें डाली गई हैं, कुछ क्लोज डाले गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है, सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिलीज ड्राफ्ट रूल्स अंडर द शांति एक्ट ऑन 14 अगस्त। शांति एक्ट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कुछ रूल्स निकाले हैं कि कौन कौन इंडिया को रिएक्टर सेल कर सकता है। इन्होंने पहले लिखा है कि फॉरेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मस्ट बी डिजाइन सर्टिफाइड बाय द रेगुलेटर इन इट्स कंट्री। जो टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर लेके आ रहे हैं, तो जिस देश में वो रेगुलेटर है, सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी उस देश के अंदर जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए, और वहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रही हो, ऑलरेडी ऑपरेशनल अब्रोड किसी देश में काम कर रही हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब है अ कंट्री सेल्फ रिलायंट इन रिएक्टर डिजाइन एंड सप्लाई चेन हुज अप्रूवल आर ट्रस्टेड ग्लोबली। उसका मतलब ये है, कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि आप खुद ब खुद किसी दूसरी कंट्री पे जो डिपेंडेंट ना हो कोई भी उसके लिए इक्विपमेंट, हार्डवेयर, राइट, इंस्ट्रूमेंट के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी मस्ट नॉट हार्म इंडियाज इंटरेस्ट एंड मस्ट नॉट पोज अनरीजनेबल रिस्क टू पब्लिक हेल्थ एंड मस्ट कन्फर्म टू नेशनल पॉलिसी। पता चल गया। अब इसके बाद शांति एक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। 2025 में ये आया दिसंबर में, और इसके अंदर 20 दिसंबर 2025 को इसमें एसेंट मिला इस बिल को, और इस बिल ने जो है दो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे एक्ट थे
उसको रिप्लेस कर दिया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का और दिस CLNDT, राइट, सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर दिस डिजास्टर एक्ट 2010, इसको रिप्लेस कर दिया था इस शांति एक्ट ने। उसके बाद AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को पूरा स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा टारगेट ये है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत जो है 2047 तक 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाना चाहता है, जिसमें से 7 गीगावाट जो है आज के टाइम में हमारे पास है। हम जो है लगभग 14 टाइम्स ऑफ इट, 7 गीगावाट का 14 टाइम्स नियरली 100 गीगावाट होगा, इतना हम न्यूक्लियर एनर्जी से बनाना चाहते हैं, राइट। और लेकिन हमारे सामने कुछ इश्यूज थे, जैसे न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट था कि कल को न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो हमारा सबसे पहले एक्ट था, सिविल न्यूक्लियर दिस डिजास्टर एक्ट, इसके अंदर ये बोला गया था जो भी यहाँ पे प्लांट लगाएगा, जो भी फॉरेन कंपनी आके, बाहर की कंपनी आके यहाँ पे प्रोजेक्ट को लगाएगी, वही रिस्पॉन्सिबल होगी अगर कल को कुछ घटता है तो देश के अंदर। तो इस करके कोई भी आता नहीं था हमारे यहाँ पे, और इतना बड़ा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था कि अगर कल को कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो वी वुड बी ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो इतना तो पैसा नहीं कमाएंगे जितना उनको लाइबिलिटी में देना पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अगर रेडिएशन एक बार लीक होती है तो उनको कंट्रोल कर पाना, मैनेज कर पाना इज नियरली इम्पॉसिबल। और इसके साथ शांति एक्ट जो है, ये की टर्म है, इसको समझाया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 1983 के अंदर बना। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो टर्म इसमें यूज होगी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंट्री सेल्फ रिलायंट इन रिएक्टर डिजाइन एंड सप्लाई चेन, राइट। उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ फॉर्मल लाइसेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। आगे चलते हैं, इतना ज़्यादा और ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अल्टीमेटली कुछ कंसर्न्स ये थे न्यूक्लियर जो हम प्लांट लगाना चाहते हैं। सबसे पहले ये है सेफ्टी एंड लाइबिलिटी इज़ एन इशू। नैरो फील्ड होगी है कि आपने जो अभी ड्राफ्ट रूल निकाले हैं अंडर शांति एक्ट, इसके अंदर जो है फील्ड नैरो हो गई है। यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है इसके अंदर पार्ट ही नहीं ले पाएंगे। और अगर इसमें ये बोला गया है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनका प्लांट कहीं पे चलना चाहिए, तो इसमें न्यू जो है प्लेयर्स मार्केट में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे होगा ही नहीं। तो भाई भारत देश के अंदर जो है अब नए प्लेयर्स इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ डिजाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल अब्रोड, फेवर अ स्मॉल सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड सप्लायर्स एंड मे एक्सक्लूड न्यू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ऑल्सो। उसके बाद इंडिजिनस प्रोग्राम जो है देश के, वो भी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ पब्लिक कंसल्टेशन जो है इन्होंने नहीं की। 3 वीक्स फॉर कमेंट्स ऑन रूल गवर्निंग 60 ईयर एसेट क्लास इज ए वेरी शॉर्ट विंडो। 3 हफ्ते का ही समय दिया पब्लिक कंसल्टेशन और स्क्रूटनी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, राइट। और इसके साथ यूनाइटेड नेशन में क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएस के अंदर न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है, और उसके बाद फ्रांस के अंदर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर एंड स्टेट लेड फ्लेड ऑन स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन। उसके साथ इंडिया कहाँ पे अभी करंटली स्टैंड करता है न्यूक्लियर कैपेसिटी, 7 गीगावाट की है अभी इंस्टॉल कैपेसिटी। कुंडाकुलम जो है हम रशिया की मदद से बना रहे हैं, 2026 में क्वेश्चन भी आया था। द प्लांट नंबर 3, 4 एंड 5, 6 जो है रशिया ने बनाया था, और एक और स्टेटमेंट में था कि एक यूएस की मदद से हम बना रहे हैं, जो कि गलत था। दोनों ही जो है यूनिट हमारी 3, 4 एंड 5, 6 रशियन कोलैबोरेशन से बन रही है। द 3 स्टेज प्रोग्राम थोरियम इज द लॉन्ग रन इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर मिशन। अभी हम सेकंड स्टेज जो है अचीव कर पाए हैं, थर्ड स्टेज अभी रहती है। उसके साथ हम आगे चलते हैं, कुछ PYQ देख लेते हैं। 2026 में क्वेश्चन आया था शांति एक्ट के अंदर, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2015। नंबर ऑफ स्टेटमेंट थी, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सी सही है। उसके बाद पेपर 1 पे क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 and 4 and 5 and 6। उसके बाद 2009 में पेपर 1 का क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनर्जी एंड द एनर्जी गाइडलाइन, ठीक है। इसके साथ लास्ट न्यूज़ हमारी कर्च स्ट्रेट से रिलेटेड। इधर यहाँ पे देखो ध्यान से, सी हेयर इट इज़ रशिया, और ये आपका रशिया हो गया, इधर आपका यूक्रेन हो गया, ठीक है, दिस इज यूक्रेन। और ये था आपका क्रीमिया, जो कि रशिया ने अनेक्स किया था आई थिंक इन 20, कमेंट्स में बताइएगा क्रीमिया को रशिया ने कब अनेक्स किया था। अब ये सी ऑफ अजोब है, ये ब्लैक सी है, दोनों को ज्वाइन कौन करती है? कर्च स्टेट करती है। रशिया का एक पर्टिकुलर क्या है, एक आपका पोर्ट है, और इधर से एक यूक्रेन का है। यूक्रेन को रशिया टारगेट कर रहा है और रशिया वालों को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, ठीक है। अभी टाइम चल रहा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है विद बिग शिप्स। और यहाँ पे हो क्या रहा है, वो जो ग्रेन के कंसाइनमेंट जो हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में एक तो तेलों के दाम जो आपके एडिबल ऑयल्स हैं, और दूसरा वीट की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये दो जो है रशिया और यूक्रेन है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर हैं वीट के, तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, द ऑपरेशन इन ग्रेटर ओडिशा पोर्ट कॉम्प्लेक्स
which handles about 90% of Ukraine's agriculture export have effectively halted, and more than 80% of Russia's grain export moved through Azov and Black Sea, all of which have been targeted also. अब यहाँ पे देखिए रशिया एंड यूक्रेन जो है ओवर अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड व्हीट एक्सपोर्ट, मतलब क्वार्टर मतलब 25% से ज़्यादा जो है व्हीट का एक्सपोर्ट ये दो कंट्री करती हैं, और अबाउट 15% ऑफ कोर एंड बार्ले बोथ द कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग। 60% ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो है ऑलरेडी सप्लाइड बाय दीज टू कंट्रीज। उसके बाद 2022 की रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, फूड प्राइस इंडेक्स हिट एन ऑल टाइम हायर आफ्टर दैट पर्टिकुलर इन्वेजन, जब रशिया ने इन्वेजन की थी यूक्रेन के अंदर 2022 के अंदर। एंड स्कार्स सनफ्लावर ऑयल पुशेस अप सोयाबीन एंड पाम ऑयल टू। ये हमारे प्रीवियस जो है एक्सपीरियंसेस हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो कर्ज स्टेट पता चल गया कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं, यूक्रेनियन पोर्ट, ओडेसा, पीवेडिनाइन एंड कॉर्नोमोर्स्क। अब देखो सीपीएफ पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूक्रेन के कौन से पोर्ट हैं और रशिया के कौन से पोर्ट है, ये दिख रहे हैं आपको, रशिया के ये पोर्ट है। पेपर 1 में ही आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में, प्लीज मैच द यूक्रेनियन पोर्ट एंड रशियन पोर्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड रशियन पोर्ट्स एंड दिस यूक्रेनियन पोर्ट। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए इंडिया के बारे में, ये न्यूज़ जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हेडविंड्स होगी इंडिया के लिए, क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। सनफ्लावर ऑयल्स कम्स फ्रॉम लार्जली फ्रॉम दिस रीजन ओनली। अ सनफ्लावर शॉर्टेज ट्रांसमिट टू पाम एंड सोयाबीन ऑयल। तो पाम और सोयाबीन ऑयल पे लोगों को स्विच होना पड़ता है, जो कि इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। और इंडिया इज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन वीट, तो वीट को लेके हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, राइट। और इसके साथ एक क्वेश्चन आया था आपका 2023 के अंदर पेपर 2 में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएम क्रॉप्स की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और अगर हम देखें ग्लोबल टर्मोइल या फिर ग्लोबल इश्यूज़ को देख के हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेजेस हो सकती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विल डेफिनेटली हेल्प इन दिस पर्टिकुलर इशू। उसके बाद जैसे एक क्रोनोलॉजी से बताया इसने, जब भी पोर्ट पे स्ट्राइक होती है एक्सपोर्ट वहाँ पे रुक जाते हैं, ग्लोबल सप्लाई जो चेन होती है वो रुक जाती है, प्राइस फिर बढ़ते हैं उस कमोडिटी के, बायर स्विच टू पाम एंड सोयाबीन ऑयल एंड दोज प्राइसेस राइज टू एंड इंडियाज एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल वो भी राइज होगा, और फूड इन्फ्लेशन होगी देश के अंदर, राइट। अब कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे कंबाइन कर दी गई हैं। अब यूएस एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है कि अब यूएस जो है प्राइवेट हैकिंग कराया करेगा, उनकी जो ठीक है जो स्टेट रन जो उनकी कमांड जो है फोर्सेस जो है वो तो काम करेंगी, लेकिन अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन एनी सॉर्ट ऑफ अटैक ऑन द फॉरेन काउंटर पार्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, अमेरिकन कंपनीज ज्वाइन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैकिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट क्रिमिनल ग्रुप ओवरसीज। यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है प्राइवेट फर्म्स कैन वर्क विद द यूएस गवर्नमेंट। और ये जो है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नेटवर्क है विच ऑपरेटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड नॉट फॉरेन स्टेट एंटिटीज। ये फॉरेन स्टेट एंटिटीज के अगेंस्ट नहीं होगा, ये याद रखना। दिस वुड बी ओनली फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और ये सारा का सारा काम कौन करवाएगा? नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द होमलैंड सिक्योरिटी। बस हमारे लिए समझने की बात ये है, सीखने के लिए चीज़ें ये है कि हम भी प्राइवेट एजेंसीज को जो है हायर कर सकते हैं विच कैन डील विद नॉन स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट और अटैक्स ऑन इंडियन सॉइल। उसके साथ आरबीआई ने जो करेंसी स्वैप विंडो थी वो बंद कर दी है। उसके बाद यहाँ पे चामोली टनल जो है उसके अंदर 22 लोग फंस गए थे। टनल का नाम था विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन चामोली, जो 13 अगस्त के शाम को यहाँ पे 22 वर्कर इसमें फंस गए थे, जिसमें से अभी तक 7 वर्कर जो है मारे जा चुके हैं, 12 इंजर्ड हो चुके हैं और 3 रिमेन अभी तक मिसिंग है। ये 444 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ऑन द अलकनंदा रिवर, और THDC जो है इसको बना रहा है। अभी कौन कौन सी स्टेट और फोर्सेज और नेशनल फोर्सेज हमारी जो है इन्वॉल्व है इसमें? NDRF, SDRF, ITBP, आर्मी, CI7, उत्तराखंड पुलिस आर डिप्लॉयड डायरेक्ट टू रेस्क्यू दिस पीपल, राइट। उसके साथ यहाँ पे देखिए PYQ का आप कनेक्ट कर सकते हो। CAPF 2015 में पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। 2023 में क्वेश्चन था साइबर अटैक न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। 2013 के अंदर एक क्वेश्चन था द उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री, राइट। इस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। ये आपके PYQs, ये सारे आपके जो फैक्ट हैं ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब जो है समरी आपको मिल गई, राइट। सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पे समराइज वे में आपको मिलेंगी। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमने किए हैं, पोस्ट द वीडियो, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। ये आपको 7 या 8 क्वेश्चन मिले होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरा सिंगल फैक्ट रिलेटेड, तीसरा मैच द फॉलोइंग पे है। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। थर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट बेस्ड है, फिर अगेन स्टेटमेंट, फिर सिंगल फैक्ट, फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको ये आंसर्स दिए गए हैं, दीज आर द 7 आंसर्स, आई विल नॉट डिस्कस दिस, ओके। और फिर आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग। CAPF 2019 में आपका ऐसे पूछा था। उसके बाद
आर्ग्यूमेंट राइटिंग पे क्लिक सकते हो। जॉइंटनेस वीकन्स द स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज ऑफ ईच सर्विस। तो ये थिएटराइजेशन ऑफ कमांड की बात जो है उसके ऊपर है कि जॉइंटनेस जो है वीक कर देती है किसी किसी फोर्स की जो स्पेशल एक्सपर्टीज है उसको। उसके बाद आप जो है ये टनल कोलैप्स के ऊपर एक रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, राइट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अ वेरी ब्रीफ अनाउंसमेंट। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो सीपीएफ फाउंडेशन बैच का पार्ट बन सकता है। आई वुड बी टीचिंग। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही रहेंगे। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ यहाँ पे समाधान 5.0 भी है, जिसमें अगर आपको सिर्फ पेपर 2 जो है टारगेट करना है तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट। ग्रामर कोर्स जो है स्पेसिफिकली अगर किसी को ग्रामर की तैयारी करनी है तो वो ये ग्रामर की कोर्स जो है परचेज कर सकता है। ब्रह्मास्त्र 6.0 जो है जिसमें हम पेपर 2 के करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करते हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ब्रह्मास्त्र 6.0 का पार्ट है। तेजस जो होगा वो सिर्फ पेपर 1 का होगा, राइट, पेपर 1। सो दीज आर द नंबर ऑफ कोर्सेज। देयर आर अदर कोर्सेज आल्सो विच आई हैव नॉट डिस्कस देयर। आप ऐप चेक कर सकते हो जहाँ से आपको फायदा मिल सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं कल। थैंक यू।